बड़ी क़यास आराइयाँ चल रही हैं जी, ख़ास तौर से केयर टेकर हवाले से क़यास आराइयाँ ज़रूर हो रही हैं। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम कहूँगा सियासी शतरंज में। और सियासी बिसात इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है। वो सवाल ये है, कौन होगा निगरां वजीर आजम? तवक्को ये की जा रही थी कि कोई न्यूट्रल शख्स होगा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन हम अपने पुराने प्रोग्रामों में भी ये कह चुके हैं कि सियासी निगरां सेटअप आने को है। और यही देखा गया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार का नाम दे दिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है। लेकिन यह बात वाज़ेह हो गई है कि कोई ऐसा निगरां वजीर आजम लाना चाहती हैं सियासी कुव्वतें जो कि फाइनेंशियल मैटर्स पर गहरी नजर रखता हो। हम जानते हैं कि IMF का प्रेशर भी सर पे चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त IMF ने जो आज बयान जारी किया है उसके मुताबिक जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था IMF के साथ, वो मुकम्मल 2 वज़राए खजाना की वजह से नहीं हो सका। एक उन्होंने नाम लिया शौकत तरीन का और दूसरा नाम उन्होंने लिया इसहाक डार का। इसहाक डार का नाम तो निगरां वजीर आजम के लिए भी है। अब सोचने की जरूरत है कि IMF ये कह रहा है कि इसहाक डार साहब की वजह से पिछला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ और अब दोबारा इसहाक डार साहब को निगरां वजीर आजम बना के लाया जाने की कोशिश की जा रही है। इसका यकीनन हमारे मुआशी, सियासी और मुआशरती हालात पर काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे तोशाखाना केस को भी, किस तरीके से मुंसिफ ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। हम जानते हैं कि तोशाखाना केस में जज ने PTI के वकला के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त बात होगी निगरां सेटअप की। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफजल खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम में रह चुके हैं। अफजल खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, मेरा सवाल है आपसे बड़ा सिंपल सा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक मकसद है साफ और शफाफ इंतखाबात कराना। अब ऐसे माहौल में जब सियासी निगरां सेटअप होगा तो साफ और शफाफ इंतखाबात तो एक ख्वाब ही होगा। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बिल्कुल आपने सही कहा है। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन होते हैं पूरी दुनिया में, इसको हमारी अपनी जुबान में इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज कहते हैं। ओके। उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली दीज आर EMBs, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। तो उसमें उनका काम ये होता है कि आपने रेफरी के तौर पे काम करना है कि जी क्रिकेट का मैच हो रहा है, हॉकी का मैच हो रहा है या कोई भी मैच हो रहा है, तो उसमें आप खड़े हैं बीच में और आपने गलत काम पे विसल ब्लो करना है और उसको गलत फाउल देना है उसको, और उसको बताना है कि जी पहले ग्रीन कार्ड है, फिर येलो कार्ड है और फिर रेड कार्ड है। एग्जैक्टली यही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी है और बाकी ममालिक का भी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका ने हमें बुलाया था इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए, और इंतखाबात हो रहे थे जाफना में। जाफना उनका, आप ऐसे समझ लें कि हमारा वजीरिस्तान है। तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे और पूरे सार्क ममालिक से उन्होंने इलेक्टोरल एक्सपर्ट को बुलाया था, हमें भी मौका मिला था। ठीक। और वहाँ पे इंतखाबात कराने वाला यानी रिटर्निंग अफसर कौन था? जाफना का डिप्टी कमिश्नर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ तो कुछ जज होता है, RO होता है, DRO होता है, या हमारा बंदा होता है, या हम ब्यूरोक्रेसी से लेते हैं वो होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हर जिले में होता है डिप्टी कमिश्नर, वही डिप्टी कमिश्नर वो एन RO। फिर तो हम मजीद गौर से देखने लगे कि कहाँ पे गलती होती है। तो हिंदुस्तान के ऑब्जर्वर ने एक शिकायत की कि इनकी फौज यहाँ मौजूद है। तो मैंने कहा, हम फिरते रहते थे सारा दिन, हमारे पास गाड़ियां होती थी, तो हमने देखा, मैंने फौज नहीं देखी वहां, हालांकि 1.5 लाख उनकी फौज पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट सीन इफ दे डोंट इम्पैक्ट। फिर मैंने उन्हें कहा कि जैसे हमारे वजीरिस्तान में भी आजकल 1.5 लाख हमारी फौज पड़ी हुई है, अगर वो इलेक्टोरल प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करती, इम्पैक्ट नहीं करती, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, तो हमें उनकी सिक्योरिटी वो जाने और उनका काम जाने। तो एग्जैक्टली अब फिर इंतखाबात हुए और मैं बताना ये चाहता हूं कि 32 नशिस्तों में से
2 नशिस्तें हुकूमत ने जीती, यानी सरकार जिसकी हुकूमत थी वहां पे, और 30 अपोजिशन ने जीती। और जेन्युइनली हम खुर्दबीन लेके माइक्रोस्कोपिक आई से देखते रहे कि कोई वायोलेशन तो नहीं है, वल्लाह हमें कोई नजर नहीं आई। राइट सर, राइट सर। अच्छा, तो हमारा भी अब इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा काशियस मतलब है कि वैसे तो जो पिछली हुकूमत है वो इंतखाबात कराए और अगली जो भी फिर जीती है, तो वो चूंकि हमारे यहाँ होता है ऐसा है कि रिगिंग बहुत होती है, ज्यादतियां बहुत होती हैं, तो ठीक। उसलिए कि एहतियातन ये इंट्रोड्यूस किया गया कि इंटरिम न्यूट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरिम हुकूमत तो होगी लेकिन न्यूट्रल नहीं होगी और कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्वियस है। सेम गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल खान साहब, ऑब्वियस है जब ऑपोजिशन लीडर ही ये कह रहा है कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग की टिकट से लड़ूंगा, तो फिर वो ऑपोजिशन कैसी? ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस इस वक्त पाकिस्तान में एक ही नजर आ रही हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस नहीं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग होगी। अब खान साहब की जाहिर सी बात है कि जब न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी और खास तौर पर जब इलेक्शंस एक्ट की जो शिक है उसमें तरामीम लाई जा रही हैं, एक्ट की शिक नंबर 230 है, जिसके बाद निगरान सेटअप को डे टू डे अफेयर से ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी ले सकेंगे, एग्रीमेंट्स भी कर सकेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चला सकेंगे डेवलपमेंट के। तो इससे आपको क्या इंपैक्ट आते हुए नजर आ रहा है इस तरमीम से सर? देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत की आवाम में पजीराई या आवाम में मकबूलियत या कबूलियत या इमेज उनका जो है वो हम आवाम पे छोड़ते हैं। ठीक है। मैं इंतखाबात के हद तक बात करता हूं कि इंतखाबात में यही सिचुएशन 17 जुलाई को थी। वफाक में भी इनके पास हुकूमत थी, सूबे में भी इसके पास हुकूमत थी और 7 नशिस्तें 37 में से हुकूमत ने इन तमाम काबिलियत के समेत जीती। तो 17 जुलाई से अभी जब ये अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नवंबर में इलेक्शन होंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने इस दौरान में ज्यादतियां हो रही हैं और अवाम समझ रहे हैं कि किसी एक पार्टी को निशाना इबरत बनाया गया है, तो ये एक कॉमन एक ह्यूमन नेचर है कि आप फिल्म में देखते हैं कि जी हीरो है और उसको 10 विलन और उसके बदमाश मार रहे हैं, तो वो जितने भी लोग होते हैं उसकी वो विलन के साथ नहीं होती, उनकी वो हमदर्दी या मोहब्बत या सिंपैथी वोट आ जाता है। आई एग्री, आई एग्री। सिंपैथी वोट आएगा। और एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूं और ये आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं हमारे यहाँ जितने इंतखाबात हुए हैं उसमें हमारा वोटर टर्न आउट 36% से कम अज कम था और 44 ज्यादा से ज्यादा था। फिर जब एक पार्टी तीसरी पार्टी आई, 2 उन पार्टियों के जो 40 साल से हुकूमत में हैं उसके अलावा, तो वोटर टर्नआउट बढ़ गया। अजीब फिनोमिना देखा, एक फिनोमिना देखा। और मैं चूंकि खुद वोटर एजुकेशन पाकिस्तान में भी की है, यूएन में भी की है, अवेयरनेस के लिए बड़ी कोशिशें करते थे हम, तो उसमें हमारा काम इलेक्शन कमीशन का बुनियादी तौर पर देखो, कोई भी प्रोसेस तब कामयाब होता है इलेक्टोरल जिसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अग्रीड। लेकिन सर हम मेरे सवाल से डिविएट कर गए हैं। मैं खान साहब रिक्वेस्ट करूंगा, आई एग्री टू द फैक्ट कि बाद में वोटर टर्नआउट बढ़ गया बहुत ज्यादा, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो वोटर पार्टिसिपेशन जब बढ़ती है तो जो लोग रिगिंग करते हैं ना, 19-20 का फर्क में गायब करना आसान होता है। जी हाँ। लेकिन अगर 10-20 का फर्क हो तो उसको गायब करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 1 और 20 का फर्क हो तो वो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हुजूर, तो कहने का मतलब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अब देखें सियासी निगरान सेटअप आ रहा है, मैच फिक्सिंग नजर आ रही है। निगरान सेटअप की ताकत में इजाफा करने के लिए इलेक्शंस एक्ट की शिक नंबर 230 में तरमीम की जा रही है ताकि वो लंबे फैसले भी कर सके, लंबा वक्त भी गुजार सके अगर जरूरत पड़े। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? वो क्या करेगा अगर वो रिगिंग होते हुए देखेगा? क्या वो सियासी सेटअप को करने देगा रिगिंग, या फिर कोई और कानून, कोई ताकत का इस्तेमाल करेगा? ये है कि देखें, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं बेसिकली, और दूसरा ये है कि देखो, अपनी इज्जत अपने हाथ। आपको नौकरी किसी ने दे दी कि फर्ज किया आप न्यूज 1 में काम करें, अब अगर आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करेंगे तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप
कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू चलाएंगे या किसी का फेवर डिसफेवर करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी। तो मैं ये नहीं चाहूंगा। तो मैं क्या बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास क्रेडिबिलिटी बची है लूज करने के लिए हुजूर? बहुत मुश्किल सवाल आपने किया, क्योंकि मेरा इदारा था और मैंने उसमें रिजक खाया है, और वल्लाह वो ये तमाम चीजें जो इनसे हुई हैं या इनसे कराई गई हैं, इन्होंने की हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्चुअली व्हाट यू सो शैल यू रीप। लेकिन अभी भी उनके पास एक मौका है कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो वो 77 में हम यूनिवर्सिटी में थे और वो इंतखाबात हमने देखे और इंतखाबात के बाद के हालात हमने देखे। तो नोबडी इज गोइंग टू, एक बात सुन लें कि खौफजदा करना, लोगों की उम्मीद तोड़ना, और जब आप एक बारबेरिक एटीट्यूड जो है ना, वो सलीमुल फितरत लोगों के उसके कॉन्शियस के खिलाफ होता है। Right. हमारा काम यह है और ख्वाहिश यह है और एफर्ट्स भी यही होगी और उम्मीद भी यही रखनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, जबरदस्त पार्टिसिपेशन होगी, जो जैसे कभी पहले नहीं हुई। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो शुक्रिया सर। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नमक खाया है, लेकिन सैडली अब उनके पास क्रेडिबिलिटी बची नहीं है लूज करने के लिए। ऑलरेडी उनका किरदार मुकम्मल तौर पर सियासी नजर आ रहा है और आने वाले निगरान सेटअप के लिए भी यही कह रहे हैं, क्योंकि वो सियासी निगरान सेटअप आ रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी सियासी होगा, निगरान सेटअप भी सियासी होगा, खेल भी सियासत का, सियासी शतरंज जारी है। यकीनन इसका जो असरात होंगे वो हम सबको भुगतने पड़ेंगे, हर पाकिस्तानी को भुगतना पड़ेगा। जमहूरियत में अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हो तो उसे जमहूरियत नहीं कुछ और कहते हैं। एक वक्फे के बाद हम बात करेंगे अदालतों की, तोशाखाना केस की। हमारे साथ रहिए। बैक, अब बात होगी कुछ तोशाखाना केस के हवाले से। जब भी तोशाखाना केस का जिक्र आता है मेरे दिल को ऐसा लगता है बहुत मुझे का खेस केस है। वजह यह है कि जब आप तोशाखाना से जिन लोगों ने जो फहरिस्त है, जो तवाइफ लिए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि आप जानते हैं कि वैले हों, गनमैन हों, ड्राइवर हों, छोटे से छोटी पोस्ट से तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं, लेकिन साबिक वजीर आजम को वहाँ से तहाइफ लेना सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा। आज तोशाखाना केस में जो हुआ वो भी एक हैरत अंगेज सी सूरत हाल थी। मैं खुद अचंभे का शिकार था जब मुझे उसकी तफसील मालूम पड़ी। खबर यह थी कि तोशाखाना केस के जज ने पीटीआई के वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जज की जानिब से आला अदालत से इंसाफ की दरख्वास्त की गई है। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाए जाने पर जज हुमायूं दिलावर ने FIA को भी तहकीकात के लिए खत लिख दिया है। यकीनन यह सूरत हाल कुछ अजीब सी लगती है कि इंसाफ देने वाला इंसाफ का मुतलाशी है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आबिद जुबैरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, ये बड़ी अजीब सी बात हम पाकिस्तानियों को लग रही है कि एक अदालत में बैठा हुआ जज रुजू कर रहा है हायर कोर्ट से कि मुझे इंसाफ दिया जाए, और वकला के खिलाफ, वकला से उनको प्रॉब्लम है, उन पोस्टों से उनको प्रॉब्लम है जो सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। प्लीज एक्सप्लेन इट टू अस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ताला आपका। मुझे भी ये बड़ी अजीब सी बात अभी आपसे पता लगा, मेरे इल्म में नहीं थी। लेकिन देखिए, इन जज साहब को जो केस सुन रहे हैं, इनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था वकला ने। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी केस किया, चीफ जस्टिस साहब ने उसको वापस रिमांड किया और कहा कि 1 हफ्ते में उसका फैसला करें। लेकिन उमूमन ये होता है कि अगर किसी जज पे कोई इस तरह का कोई आ जाए तो उसको फैसला करना होता है और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है कि उस केस से हटा दिया जाए। अब उनके ऊपर वकला अगर उनके साथ इस तरह पेश आ रहे हैं तो कोर्ट के पास सारी पावर्स होती है और उनके डिस्क्रेशन में भी होता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अगर देखें, हाई डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, अगर इस तरह की कंटेम्प्ट कोई करता है, हद तक इज्जत का करता है, तो वो चीफ जस्टिस को लिख देता है कि जी, और हाई कोर्ट को लिख देता है कि मेरे खिलाफ इस तरह से बात हुई, आप इसका नोटिस करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जज साहब ने उसकी बात की। लेकिन आप बताइए, एक जज साहब है, उनके ऊपर एक अदम एतमाद किया गया है। लेकिन ये देखें, बड़ा अजीब हो गया है कि कहीं भी किसी कोर्ट में आप जज साहब समझते हैं कि जज आपको इंसाफ नहीं दे रहा, या आप समझते हैं वो जज आपकी मौक़िफ़ की बात नहीं मान रहे, तो आप फ़ौरन एक एप्लीकेशंस आ जाती हैं इस तरह के, जी कि वो जज बाइस्ड है, ये वो जज सही इंसाफ नहीं करेगा।
तो ये बड़ा अजीब एक चीज़ हो रही है। तो इस तरह देखिए, कल मैं और आप भी जाके किसी केस में और हमारे खिलाफ कोई केस जा रहा हो और अब बातों से लग रहा हो कि हमारे खिलाफ फैसला होगा, सडनली आप एप्लीकेशन दे दें या कोई कि जी ये जज बाइस्ड है, इसको हमारा केस नहीं सुनना चाहिए। तो इशू ये है कि इन जज साहब के ऊपर पहले भी कुछ इस तरह का था कि ये अपने कोर्ट लेके किसी जगह पहुंच गए थे और फिर इन्होंने इस तरह की इनकी एप्लीकेशंस भी आई थी। और देखिए, जो हाई कोर्ट ने क्योंकि एक फैसला करके रिमांड किया था केस इनके पास ऑर्डर सेट असाइड करके, तो वो कार्रवाई कर रहे थे। उसकी अपील मैंने सुना है, ये पटिशन उसकी सुप्रीम कोर्ट में गई, उसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कोई ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ, ये उनके वकला ही बताएंगे आपको। लेकिन बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इशू ये होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट का इशू आता है तो हाई कोर्ट को भेजा जाता है अंडर दी लॉ कि जी वो उसको देखें कि ये कंटेम्प्ट हुई है या नहीं है। प्रोसीडिंग्स होंगी हाई कोर्ट में। जी हुजूर, एक बहुत ज्यादा एक नैरेटिव लोगों में पाया जाता है, वो नैरेटिव ये है कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका वक्त करीब आ गया है जाने का और नए चीफ जस्टिस का वक्त आ रहा है आने का, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वुड यू एग्री टू दैट सर? मैं बिल्कुल नहीं एग्री करूंगा इससे। देखिए, ये अजीब बात हो रही है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर। आप देखें, पिछले 9 महीने से जब से मैं सदरों में देख रहा हूँ, मुस्तफिल किस्म के उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी ज़ात पे, उनके ख़ानदान पे और मुख्तलिफ जजों के ऊपर कि जी ये बेंच होती है सारी इस तरह से। आप पार्लियामेंट के अंदर उनके ऊपर अजीब तरह के इल्ज़ामात लगाए। तकारीर जो आपकी ये पब्लिक गैदरिंग्स में हुई, वहाँ उन पे इल्ज़ामात लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट की बात कहा गया, खुलेआम कहा गया पार्लियामेंट के, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते। वो आप देख लीजिए इलेक्शन वाले केस में कि उन्होंने ऑर्डर किया कि इलेक्शन एक तारीख होना चाहिए, किसी ने उसकी धानी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना चाहिए था उसके ऊपर। लेकिन आप देखिए उनका, लेकिन मैं ये भूल जाते हैं लोग जो इस तरह के इल्ज़ाम करते हैं कि सारे जज जो हैं उन्होंने एक हल्फ लिया हुआ है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे। तो वो आइन वो उन्होंने भी लिया, दूसरों ने भी लिया। यही चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे थे जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का ऑर्डर पास किया था। यही बेंच थी, यही जजेस थे, उनके ऊपर बड़ी उन्होंने कहा कि जी इससे पाकिस्तान की तारीख का सबसे डेमोक्रेसी को बचा लिया गया इस तरह। क्योंकि अब फैसले आपके खिलाफ आ गए तो सडनली उनके खिलाफ हो गए। अब वो जाने वाले नई चीफ जस्टिस आने वाले जो डेजिग्नेट भी हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब ये बिल्कुल इस मुगालते में ना रहें कि वो कोई इस तरह के फैसले, वो भी इंसाफ और कानून को रखते हुए फैसला करें, क्योंकि उन्होंने भी हल्फ लिया है। ये अगर आप वो समझेंगे केस बनता है तो उस पर रिलीफ देंगे, नहीं बनता तो उसको डिसमिस करेंगे। हुजूर, वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शर का जो कत्ल केस है, उसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन अदालत ने आज उसमें काफी बेशरत भी हुई है। आपकी नजर में वो केस सही है? आपने देखा है हुजूर? जी, मैंने पूरे इतने गौर से नहीं देखा। अब्दुल रज़्ज़ाक शर जो थे हमारे एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही नेक हमारे मेंबर भी रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। हम लोगों को बहुत उसका दुख है जो उनके साथ हुआ। लेकिन और उनके हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन देखिए, उसकी कानूनी पहलू तो अदालत ने देखना है। क्या ये जो साबिक वजीर आजम उसमें मुलव्वस हैं, उनके साहबजादे ने उनको नॉमिनेट किया, क्या ग्राउंड है, ये तो कोर्ट ही देखेगा। कोर्ट में जो आज आप कहने पेशरफ्त हुई है, वो देखेंगे क्या उस FIR में उनका नाम देना जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम था, मालूम करें कि कोई पुरानी दुश्मनी का शाखसाना तो नहीं था। इनको शामिल तफ्तीश करके उन पे इल्ज़ाम लगा के यही तो नहीं है कि असल मुल्जिम जो है वो छुट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बात की परेशानी नेचुरली, बट अब उनका नाम FIR में आ गया है तो उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब आज केस भी चल रहा था, उसके बाद वो कोर्ट फैसला करेगी क्या उसको कौश किया जाए उनके हद तक उस FIR को। हम चाहते हैं कि सही मुल्ज़िमान पकड़े जाएं, उनको सही सजा मिले इतने अच्छे नेक इंसान को कत्ल करने की। ज़ुबैरी साहब, इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी अनस्टेबल है, हम जानते हैं, कशमकश बरकरार है और लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ रिलीफ मिलेगा, वहाँ से कुछ फैसले ऐसे आएंगे जिससे ट्रांसपेरेंट, साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकें, क्योंकि ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। लेकिन हम जानते हैं कि सियासी निगरान सेटअप आ रहा है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब के हाथ में इस वक्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी तरफ लोग इशारा करते हैं, चाहे वो सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने का हो, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो, चाहे वो नैब की तरमीम हो। तो ये सारे केसेस जो लोग देख रहे हैं उनके हाथ में इस वक्त इनके फैसले आएंगे तो कुछ बेहतरी आएगी निज़ाम में। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो समझता हूँ जो केसेस पेंडिंग है उनका फैसला करना चाहिए।
और कानून और इंसाफ के हिसाब से फैसला होना चाहिए। केसेस को अब वक्त आ गया कि केसों का फैसला कर दिया जाए ताकि बात क्लियर हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन आपने देखा इन्हीं सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम इन सियासतदानों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर और अपनी पब्लिक गैदरिंग्स में कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। अब केयर टेकर सेटअप आ रहा है, आपने देखा केयर टेकर सेटअप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। क्या आप बताइए कि ये इम्पार्शियल केयर टेकर सेटअप चल रहा है, वो सेटअप जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की 14 मई के बाद पंजाब का कैसा केयर टेकर सेटअप लीगल है? अब यही वो जो सेटअप है वो इलेक्शन कराएगा पंजाब में। और ये क्या आप देखें जो उसमें जो लोग शामिल हैं, क्या वो आप समझते हैं इंडिपेंडेंट है? विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की, आइन तोड़ा उन्होंने। लेकिन वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की, कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं कराए, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ने जिसने कहा इलेक्शन नहीं कराए, आप अगर केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसमें देख लिया जाएगा, पता लग जाएगा कि वो कितना अनबायस्ड है, कितना वो है केयर टेकर। आज मुझे प्रोग्राम में कहा कि अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जी जैसे और मुल्कों में होता है, यही गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती है वो केयर टेकर बन जाती है, वही इलेक्शन कराती है। हमारे मुल्क में हमारी अफसोस की बात यह कि हमारा कोई भी इलेक्शन हो, वो कोई जो हारने वाली पार्टी है वो नहीं मानती, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि उसमें धांधली की गई। 70 के इलेक्शन को नहीं माना गया, जबकि वो कहते हैं वो फेयर इलेक्शन था, मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, फिर भी हमने कोई सबक नहीं सीखा सर इससे। आज भी वही है कि इक्तदार के लिए सारे लोग हैं कि वो एक कहते हैं कि जी इलेक्शन इस तरह हो जाए कि वो हम हो जाए, पर आप सारी क्या पार्टियों को फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? ये हम देख लेंगे अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं कि हर पार्टी जो मौजूद है हमारे सिस्टम में, क्या उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये सब चीजें हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये केयर टेकर्स का काम होगा फेयर इलेक्शन। अभी कोई कह रहा था कि जी वो तो लॉ में 200 जो सेक्शन 230 है केयर टेकर के, उसमें वो जजमेंट्स के नतीजे में वो लेजिस्लेशन हुई थी, उसको भी तब्दील करने जा रहे हैं, केयर टेकर का दायरा इख्तियार बढ़ा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और खुद सेक्शन 230 कहता है उनका दायरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन इम्पार्शियल फेयर। सर सेक्शन 230 तो चेंज कर रहे हैं ना सर, उसी को चेंज किया जा रहा है, उसी में तरमीम लाई जा रही है सेक्शन 230 में। तो पूरी पार्लियामेंट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है, अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो क्या ये आइन और ये जो हमारी जजमेंट उसके मुतसादिम होगा या नहीं? ये सब चीजें अब सामने आएंगी। तो अब आप देख लेते हैं अगर 230 में करके केयर टेकर की पावर को बहुत बढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप देख लें फिर ये आर्टिकल 218 की वायलेशन होगी या नहीं होगी। ये सब चीजें आपको मद्देनजर रखनी होंगी, लेकिन ये सब वक्त ही बताएगा कि किस तरह से क्या हो रहा है सर। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ 230 में अमेंडमेंट आई और वायलेशन हुई दूसरी आर्टिकल की, तो क्या आपको निगरां सेटअप के खिलाफ लोग अदालतों में जाते हुए नजर आ रहे हैं? जाना तो चाहिए, लेकिन कौन जाएगा सर? सर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को सबसे पहले जाना चाहिए। वो हम जब आएगा हम देखेंगे उस वक्त कि क्या होगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये सियासी सवालात हैं, सियासी पार्टीज को, सियासी लोगों को आना चाहिए। सर सैडली आपको मालूम है सर लॉयर्स मूवमेंट सियासी स्टेक कितना रखती है और हमारे वकला कितने एक्टिव पॉलिटिशियन है सर, ये तो आप भी जानते हैं सर। नहीं, मैं इससे थोड़ा करूंगा। देखें, लॉयर्स मूवमेंट उसी वक्त होती है जब डेमोक्रेसी उसका, और एक आप जब भी लॉयर्स मूवमेंट हुई है हमेशा एक डिक्टेटोरियल सिस्टम था। हमारी दिखाने के लिए तो बज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसके अंदर भी जो देखें सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना रोल प्ले किया हर स्टेज पे और करते हुए आए, और इंशाल्लाह जब तक आगे भी करेंगे और है उसमें हम जरूर करेंगे। आइन और कानून के लिए हम लोग खड़े होंगे। जी बिल्कुल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन आपने हमें समझा दिया अच्छे तरीके से कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा नहीं किया, तो यकीनन बहुत सारे लोग होंगे अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि जमहूरियत का मुतालबा है साफ शफाफ इंतखाबात जो कि नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये हर पाकिस्तानी का हक है। एक ब्रेक के बाद बात होगी मईशत की, महंगाई की और बेरोजगारी की, और क्या होने जा रहा है हमारे मुस्तकबिल के साथ। एक ब्रेक लेते हैं। बयान हमने अखबार में शाया होते हुए देखा, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि पुराना प्रोग्राम जो कंप्लीट पाकिस्तान नहीं कर सका उसकी वजह है हमारे साबिक का 2 वजीर खजाना। इन वज़राओं का नाम भी लिखा गया है, एक का नाम है शौकत तरीन, दूसरे का नाम है इसहाक डार साहब, जो इस वक्त भी हमारे वजीर खजाना हैं, जिनको आज हम निगरान वजीर आजम बनाने का उम्मीदवार देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं। ऐसे में सोचने की जरूरत है कि जिसकी वजह से पहले इतनी प्रॉब्लम्स हुई, उन्हें ये सेटअप भी दे दिया जाए तो यकीनन कई शुबात खड़े होते हैं। साथ साथ डॉलर की बात करें तो आज डॉलर ने फिर ऊंची उड़ान भरी है। आज फिर हम देख रहे हैं डॉलर इंटर बैंक में 288 पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट तो पूछे ही ना,
ओपन मार्केट यकीनन हम जानते हैं कि ब्लैक में जो लोग बेच रहे हैं वो 315, 320 और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एलसीज की बात करें तो एलसीज ना खुलने की वजह से हमारी तिजारत बहुत मुतासर हो रही है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट करते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से हमारी तिजारती हालत भी इस वक्त सही नहीं रही है। मईशत की बात करें तो गैस के लिए कहा जा रहा है कि गैस के निर्खों में 45% इजाफा होने वाला है। बिजली की बात करें तो हम रोजाना उसमें इजाफा देख रहे हैं, फी यूनिट कॉस्ट में फिर कहा जा रहा है कि 7 रुपए करीब इजाफा किया जाएगा और आने वाले वक्त में बिजली का फी यूनिट रेट बताया जा रहा है 52-53 पर जा पहुंचेगा। अंदाजा कीजिए बिजली की निर्खों की वजह से ऑलरेडी कितनी मुश्किलात का इजाफा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है, तो स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक 25% गिरावट देखी गई है। 1.46 अरब डॉलर्स पे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रही है। इससे वाज़ेह हो रहा है कि हमारी मईशत सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं। हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे, किस तरह हमें तैयारी करनी है, यकीनन डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं एक ऐसे दौर में जब IMF कह रहा है कि आपका पुराना प्रोग्राम शौकत तरीन साहब की वजह से और इसहाक डार साहब की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसहाक डार साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने फॉरेन रेट एक्सचेंज की, उसमें इंटरवेंशन की है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, और तरीन साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बजटरी एक्सपोजर बहुत ज्यादा ले लिया था। आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं शरीफ साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि जो ये कोई नई बात नहीं है, कम से कम मैं मुसलसल ये कहता आ रहा हूँ कि हम जो हैं किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए, चाहे पुरानी हुकूमत हो, उससे पहले हो, या ये हुकूमत हो। अभी तक जो हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो एक ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल माइंडसेट से फैसले करते हैं। जो दुनिया में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और जो गैर यकीनी है और जो इकोनॉमिक थ्योरी इंटरनेशनल इदारे अपनाते हैं, उसकी उनको बहुत कम समझ है, और वो हमेशा सियासी पॉपुलिज्म को मद्देनजर रख के फैसले करते हैं, ना कि बिल्कुल जो कि मेरिट के ऊपर एविडेंस पे करना चाहिए। तो इस पे कोई ऐसी बड़ी तज्जुब की बात नहीं कि 2-3 दफा जो प्रोग्राम डिसरप्ट हुआ है वो इन्हीं वजूहात पे हुआ है। अब जब हम आगे जाते हैं, आपने अपने इब्तदाइये में बड़े माइल्ड तरीके से कहा है कि मुश्किल वक्त आ रहा है। देखिए ये एक गैर मामूली चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, खाली मुश्किल नहीं है, और इसको हैंडल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट की जरूरत है। बहुत से ममालिक दुनिया के जो डेट क्राइसिस में चले गए हैं, पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है, जो कि एक कंटिन्यूड रिसेशन के अंदर है, और हमारी क्योंकि पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ी है और यंग है, तो ना हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे अगले 1-2 बरस में, ना ही हमारी एक्सपोर्ट कोई लीप फ्रॉग लेंगी, और हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब ये चैलेंजेस को, अगर हम गैर मामूली चैलेंज को बिजनेस एज यूजुअल से हल करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो है वो सड़कें भी अनाउंस करे, फीते भी काटे, पुल भी बनाए, सब्सिडी भी दे, प्रोटेक्शन भी दे, तो ये मामला आगे नहीं चल पाएगा। सर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने डिक्लाइन किया है 25%। रेमिटेंसेज हम देख रहे हैं डिक्लाइन पर हैं, तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि लोगों का एतमाद अब पाकिस्तान पर कम होता जा रहा है। उस कॉन्फिडेंस को बहाल कैसे करें? साथ साथ सर 3,95,167 3,95,166 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान को खैर बात कह के बाहर चले गए हैं कमाने। हैरत की बात यह है कि हर साल इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की रेमिटेंसेज फिर भी कम हो रही है। अजीब सी बात है सर, ये आप अग्री करेंगे इससे? जी इसमें अजीब है भी और नहीं भी। देखें, एक तो बात यह है कि जहां ये जाते हैं ज्यादातर लोग, वहां की अब इकोनॉमीज पे भी इतने प्रेशर और महंगाई है कि वहां भी इन लोगों की सेविंग्स की शरह कम हो गई है, तो वो उतना पैसा रेमिटेंस में नहीं भेज पाते जो कि हिस्टोरिकली लोग भेजते थे। दूसरा ये है कि बैंकिंग चैनल पे लोग एतबार नहीं करते, जो पैसा आता है वो इनफॉर्मल चैनल से आता है, क्योंकि बैंकिंग चैनल महंगा भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो फिर वो पैसा हमें यहाँ स्टेट बैंक के हिसाब किताब में नोट नहीं होता। जहां तक एफडीआई का ताल्लुक है, आपसे खुद मैं बल्कि ओपन क्वेश्चन रखता हूं कि अगर मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं
और मुझे यही नहीं पता कि रुपये की कदर अगले 6 माह में कहाँ जानी है। आया मेरा जो डिविडेंड है वो रिपैट्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और पॉलिसीज के अंदर क्या कोई तसलसल रह पाएगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो इस वक्त हमारे 3 फेजेस हैं इकोनॉमी के। पहला फेज ये है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को, ये जो 9 माह का है, इसको कंप्लीट करना है ताकि थोड़ा सा एतमाद आए मार्केट्स में। इसके बाद हमें कोई 3 साल का एक अपना प्रोग्राम टेबल पे रखना पड़ेगा, और उसको रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, उस प्रोग्राम को हमें स्टिक करना पड़ेगा। तो इदारों का, मार्केट्स का, इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत एतबार बहाल होना शुरू होगा। देखिए, एतबार को शटर होते टाइम नहीं लगता है, उसको बनते हुए बहुत वक्त बिल्कुल लगता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल और सही कह अब रहे हैं। हमें इस पेनफुल एक प्रोसेस के लिए बड़ी बहादुरी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और कॉम्पिटेंस को दिखाना पड़ेगा, ना कि पॉलिटिक्स सर, को। वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में बड़ा वक्त लगता है, गंवाने में सेकंड लगता है, और वही कुछ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आईएमएफ के हवाले से उन्होंने कहा था अगले 9 महीने ये वाला प्रोग्राम बहुत सीरियस लेना है। हमें ये भी मालूम था कि आईएमएफ ने कहा था कि हम 1 बिलियन करीब अभी दे रहे हैं, 1 बिलियन निगरान सेटअप को देंगे, 1 बिलियन आने वाली गवर्नमेंट को देंगे। तो ये जो आने वाले 9 महीने हैं हुजूर, ये आपको कितने क्रिटिकल और डेंजरस लग रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि 4.3 ट्रिलियन का मेरा सर्कुलर डेट भी है पावर सेक्टर के ऊपर, और पावर सेक्टर कोलैप्स होने के करीब है। आप क्या कहेंगे हुजूर? जी देखिए, जो तकरीबन 30% जो ट्रांच है $1.2 बिलियन की, वो तो आपके पास आ गई है। आईएमएफ जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट, इट ऑल डिपेंड्स कि अभी फिर से स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। हमें एक तो इस मुल्क के अंदर हर तरह की स्पेकुलेशन को जितनी जल्दी खत्म कर सकें, एक अनाउंसमेंट कर दें, बात खत्म हो। अभी लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे नहीं होंगे, कौन केयर टेकर आएगा, उसकी क्या थिंकिंग होगी। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग। आईएमएफ ये कहता है कि आपने मुझसे अब एक 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट अग्री किया है, आप इसको लेटर और स्पिरिट में एडहियर कीजिए। वी डोंट केयर कि कौन हुकूमत में है। अब ये जो केयर टेकर है, क्योंकि उनका टेक्निकली सियासी स्टेक कम होता है, तो मुझे लगता है कि केयर टेकर अगर 4-5 कॉम्पिटेंट लोगों को ले आए जिनको तजर्बा हो, तो सेकंड ट्रांच के अंदर तो मुश्किल नहीं आएगी। थर्ड ट्रांच जो है वो कंटिंजेंट होगी मेरे ओपिनियन से, अगर हम एक 2 से 3 साल का पैरेलल में अगला प्रोग्राम निगोशिएट कर पाते हैं। क्योंकि ये जैसे मैंने अर्ज किया, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी तो बाद की बात है, अभी तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है ताकि हम अपने एक्सटर्नल अकाउंट के बिल पे कर सकें। तो अगला साल जो है हमें वो प्रोग्राम की ऑप्शंस तैयार करनी चाहिए। मेरा मशवरा केयर टेकर्स को ये है कि उनको एक तगड़ा होम ग्रोन ऑप्शंस का प्रोग्राम बनाना चाहिए, इनफॉर्मली उसको आईएमएफ से ठीक। शेयर करना चाहिए, ताकि जब नई हुकूमत आए तो वो उसको निगोशिएट करके टाइम जाया किए बगैर आगे चल सके। लेकिन सर, मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि आईएमएफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो देखेंगे कि निगरान सेटअप में अगर इसाक डार साहब निगरान वजीर आजम बन के आ गए, तो वो तो कहेंगे कि सर यही अकेले अकेले खेले जा रहे हैं। उनकी तरफ हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा? देखिए, उनकी तरफ तो इंप्रेशन हमारा ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैंने बहुत साल, 18 साल टेबल की उस साइड पे काम किया है, बहुत ममालिक में मैंने फंड के प्रोग्राम में इनपुट भी दिया हुआ है। देखिए, कोई भी लेंडर जो है वो एक क्रेडिबल, कॉम्पिटेंट और फ्रेंडली क्लाइंट से डील करना चाहता है। जब एक मुल्क के पास, जब आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, बार बार शक्लें बदलते रहेंगे, तो क्लाइंट के पास आपकी क्रेडिबिलिटी, जो लेंडर के पास, वो कम से कम तर हुई हुई है। अब आईएमएफ देख रहा है, देखिए पिछले दिनों जो उनकी लोकल रेप है, उन्होंने सारी सियासी जमातों से बात करनी शुरू कर दी, विच वाज अनप्रेसिडेंटेड। और लेकिन ये डेस्परेट है, क्योंकि उनको इल्म नहीं है कि जो नया प्रोग्राम होगा उसको कौन ऑनर करेगा, क्या पाकिस्तान कंसेंसस बिल्ड कर पाएगा। इसका मेरे पास एक जो दुनिया में हल है, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों करते हैं। हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को बेइंतहा पॉलिटिसाइज कर दिया है। ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है जिसको हमें इदारों को डेलीगेट करना चाहिए। एफबीआर है, स्टेट बैंक है, एससीसीपी है, प्रोविंशियल इदारे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन लोगों को इस प्रोग्राम को डील करना चाहिए ताकि सियासत की चेंजों से
हम इसको इंसुलेट कर सकें। पूरी दुनिया में ऐसे चलता है। एक्चुअली ये एक खतरनाक काम है कि हमने हाईएस्ट लेवल की पॉलिसी टेबल आईएमएफ के लिए खोल दी है कि आइए अब आप वजीर आजम से डायरेक्ट बात कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक अच्छा कदम नहीं है। लेकिन सर ये बताइए कि आईएमएफ कह रहा है कि इसाक डार साहब की वजह से जो है वो पिछला प्रोग्राम खराब हुआ, भाई उन्हीं को हम निगरान वजीर आजम बनाने की बात कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या ये सही डिसीजन है? हम सीख नहीं पा रहे हैं जी, ना हम सीखना चाहते हैं। देखिए, दुनिया से हमें सिग्नल्स बारहा आ रहे हैं कि आप मार्केट्स के साथ ना खेलिए, आप पॉलिटिकल पॉपुलिज्म में जाके एक रिलैक्स टाइप बजट्स अभी ना दें। आपके मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत खतरनाक हैं, उनको 1-2 साल संभालिए। हम क्या करते हैं कि अपने बॉसेस को खुश करने के लिए, कंस्टिट्यूएंट्स को खुश करने के लिए हम ना टैक्स ब्रेक्स बढ़ाते हैं, ना ट्रेडर पे लगाते हैं, ना ज़रात पे लगाते हैं। इसके बाद हम पेट्रोल की प्राइसेस से खेलते हैं। ये सब पॉइंट्स हारून साहब, पाकिस्तानियों को मशवरा क्या देंगे आखिर में आप? जी, मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने हुक्मरानों को अगले इलेक्शन में अकाउंटेबल करें कि वो अपने खर्चे घटाएं। एक पहले एग्जाम्पल कायम करें कि हम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन से चलेंगे। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बंद करें, हुकूमत का साइज आधा करें, फिर अवाम से सेक्रीफाइस मांगें और कोशिश करें कि कॉम्पिटेंट लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करें। ये इन लोगों के, ना सियासतदान के ना ब्यूरोक्रेट के, इस वक्त बस का रोग नहीं है, क्योंकि ये पुराने एक पेटनेज के और सियासी माइंडसेट से निकल नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन आपने में एक बात बड़ी क्लियरली समझा दी है कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो अपने पुरानी सोच को खुदा हाफिज नहीं कह पा रहे हैं, वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे, अपडेट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम को, अपनी सोच को, जिसकी वजह से इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। नाकाबिल तलाफी नुकसान हमें हो रहा है। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखे। हमने नहीं देखा कि एक जज बैठे हुए इंसाफ मांग रहा हो उस कुर्सी पर जो दूसरों को इंसाफ देता है। आज हमने ये भी देखा एक सियासी हम निगरान सेटअप आते हुए देख रहे हैं, ऐसा सियासी निगरान सेटअप जिसके लिए ताकत में इजाफा किया जा रहा है, इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की जा रही है ताकि वो डे टू डे मैटर्स के अलावा लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी ले सके। हम ये भी देख रहे हैं कि सियासतदान इस बात पर परेशान है कि निगरान सेटअप कितने दिनों में इलेक्शन कराएगा, 60 दिनों में, 90 दिनों में? क्या फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे? क्या मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी? क्या पाकिस्तानियों को उसका हक मिलेगा? बहुत सारे सवाल है आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हम पाकिस्तानियों का इसका जवाब एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। सियासी शतरंज से सलाह को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।